प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7वीं क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम अगला लेसन पढ़ रहे हैं, थर्ड, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। ये लेसन तो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं इसी नाम से, है ना। फिर इस लेसन दोबारा क्यों आ गया 7वीं क्लास में भी? तो इसमें आगे पढ़ाने के लिए आया है बेटा। हमने जहाँ लेसन ख़त्म किया था उससे आगे हम पढ़ेंगे। हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि रेशे क्या होते हैं, रेशों से धागा बनाया जाता है, धागों से फिर कपड़ा बनाया जाता है, ये पढ़ा था हमने। हमने ये भी देखा था कि जो रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि वो 2 प्रकार के होते हैं मोटे तौर पर। वो थे प्राकृतिक और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु आगे चल के 2 प्रकार के थे, पादप रेशे और जांतव रेशे। ठीक है ना। तो पादप रेशे होते हैं पौधों से प्राप्त होने वाले, और जांतव रेशे होते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले। ये पादप और जांतव प्राकृतिक तंतु के, प्राकृतिक रेशों के टाइप थे। और दूसरा कौन सा था? कृत्रिम रेशे। ठीक है ना। तो हमारे पास कुल मिला के 3 हो गए, पादप रेशे, जांतव रेशे और कृत्रिम रेशे। तो पादप रेशे तो हम 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं, कपास, नारियल और जूट पढ़ कर आए हैं। कपास, नारियल और जूट। अब इसमें पढ़ेंगे हम जांतव रेशे, जंतुओं से प्राप्त होने वाले ऊन और रेशम। ठीक है। और 8वीं क्लास में पढ़ेंगे हम कृत्रिम रेशे। ठीक है। पादप, जांतव और कृत्रिम, ये लेसन आपको 8वीं क्लास में मिलेगा। वहाँ मिलेंगे आपको प्लास्टिक और कृत्रिम रेशे। ठीक है ना। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जांतव रेशे जो हैं वो क्या होते हैं? जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ या याक से प्राप्त करते हैं। रेशम के फाइबर, जो रेशम के रेशे हैं, रेशम फाइबर है, वो रेशम कीट से प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से मिलते हैं? तो हमें बेटा ये भेड़ के शरीर पर जो बाल होते हैं ना, उनसे प्राप्त होता है। ठीक है ना। फिर उनसे, भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त होती है। तो हम ऊन देखो हम किस रूप में देखते हैं? धागों के रूप में देखते हैं। तो भेड़ के बालों का और ऊन का कैसे, कितना संबंध है, यानी कि उन बालों से ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, वो हम इस लेसन में देखेंगे। उसके बाद जांतव रेशे, ऊन और रेशम। ऊन और रेशम, जांतव रेशे। तो ऊन है भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। पहले हम ऊन पढ़ेंगे। तो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। इन बालों का क्या काम है बेटा? इन बालों के अंदर ना वायु फंस जाती है, और वायु क्या करती है? वायु शरीर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि ये सभी जंतु मुख्यतः पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर, जहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। वहाँ ठंड में इनको ठंड से बचाने के लिए इनके शरीर पर बाल होते हैं, जिससे कि वायु इन बालों में फंस जाती है और इनके शरीर को गर्म रखती है। ठीक है ना। वायु के ऊष्मा के बारे में, और शरीर जैसे कि ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है, ऊष्मा की कुछ अलग होती है वायु, ये हम 4th लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि इन जीवों के शरीर के जो रोएदार रेशे हैं, इन्हीं से ऊन प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, अगला है एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3.1। इसमें क्या दिया है? अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को आप छू कर देखिए। हम सिर के बाल देखते हैं तो कठोर हैं और मोटे हैं, सूखे सूखे से, है ना। और हमारी बाजुओं पे जो बाल हैं, बाहों पे जो बाल हैं, वो काफ़ी नरम हैं। इसी प्रकार भेड़ के शरीर पर भी 2 तरह के बाल होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट जो हैं वो हैं तंतु रूपी मुलायम बाल। ठीक है। तो 2 प्रकार के बाल हो गए, रूखे और मुलायम बाल। जो मुलायम बाल होते हैं, तंतु रूपी बाल होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं ऊन प्राप्त करने के लिए। उनसे हम ऊन प्राप्त, तो भेड़ के शरीर से जो नरम बाल होते हैं, मुलायम बाल होते हैं, उनसे ऊन प्राप्त करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल नरम बाल ही होते हैं। ठीक है ना। नस्ल होती है ना कई सारी, जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस है, हमारे यहाँ भी कई सारी नस्लें होती हैं गायों की भी। ठीक है। तो भेड़ों की नस्लें होती हैं कुछ, उसी प्रकार कुछ नस्लों के पास ना सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। ठीक है। तो तंतु रूपी मुलायम बालों
के लिए हम भेड़ों का विशेष रूप से पालन करते हैं। हम क्या चाहेंगे कि जो भी हम काम करते हैं हमें उससे ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। तो जो नरम ऊन होती है ना बेटा, वो बहुत महंगी बिकती है। तो सभी जो भेड़ पालने वाले हों क्या करेंगे, ऐसे भेड़ों का चयन करेंगे ना जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल ही हों। तो इसके लिए विशेष जनकों का, पेरेंट्स का विशेष रूप से चयन करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार एक प्रक्रिया सामने आती है जिसका नाम है वर्णात्मक प्रजनन। वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जो नई भेड़ें बच्चे पैदा हो ना, वो ऐसे हों जिनके शरीर पर नरम मुलायम बाल हों। तो वो उनके लिए ऐसे जनकों का, उनके पेरेंट्स का चयन करते हैं कि कम से कम एक पेरेंट तो उनका ऐसा हो जिनके शरीर पर मुलायम बाल हों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक परिभाषा बनती है, तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण वाली भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। हम यहाँ क्या बोलेंगे, तंतु, आप इतना बोल सकते हैं, तंतु रूपी मुलायम बालों वाली भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों का चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है वर्णात्मक प्रजनन क्या है। उसके बाद आगे देखते हैं, जांतव रेशे। जांतव रेशे ऊन और रेशम हमने पढ़ा था ये। उसके बाद ऊन पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है देखना है। अगला जो पेज है वो देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, यानी कि ये ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है ना। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। हमारे देश में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। हालांकि भेड़ों से ही ऊन प्राप्त नहीं होती, ठीक है ना, और भी बहुत से जंतु हैं, लेकिन हमारे देश में तो जब बाज़ारों में जो ऊन मिलती है वो भेड़ों से ही प्राप्त होती है, ठीक है ना। हमारे देश में जो ऊन मिलती है वो भेड़ों से ही प्राप्त होती है। उसमें देखो लेकिन तिब्बत और लद्दाख में याक से ऊन प्राप्त की जाती है। तिब्बत और लद्दाख में याक से ऊन प्राप्त की जाती है। तो ये देखो याक का चित्र दिखा रखा है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो बकरी की दो नस्लें बताए गए यहाँ पर। ये एक तो है अंगोरा नस्ल की बकरियाँ जिनसे अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। एक है कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी, इससे हमें पश्मीना ऊन मिलती है, पश्मीना वूल मिलती है, जिससे पश्मीना शाल बनाई जाती है। ये बहुत महंगी बिकती हैं, अंगोरा ऊन भी और पश्मीना ऊन भी, ठीक है ना। और दोनों ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये चित्र दिखा रखे हैं यहाँ पे। ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, ऊँट के शरीर से भी। हालांकि ये ऊन काफ़ी कठोर होती है और काफ़ी सस्ती क्वालिटी की होती है, सस्ती ही बिकती है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पैका से भी ऊन प्राप्त होती है। देखिए चित्र दिखा रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक एक्टिविटी देखिए, आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है, चित्र कलेक्ट करने हैं, डायग्राम कलेक्ट करने हैं इन जंतुओं के। भेड़ है, ऊँट, लामा, अल्पैका, पश्मीना बकरी है, अंगोरा बकरी है, इनके आपने डायग्राम कलेक्ट करने हैं। अगर डायग्राम ना मिले आपको तो आपने क्या करना है, इनके डायग्राम बनाकर देखने हैं, ठीक है ना। अपने स्क्रैप बुक में बनाकर देखिए। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि क्या हमारे देश की अन्य भाषाएं जो होती हैं, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, उनमें भेड़ को भेड़ी कहते हैं, बकरी को बकरी कहते हैं, किसी और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आपके लिए ये काम भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद अगली एक्टिविटी है, भारत और विश्व के मानचित्र में ये देखिए कि वे जंतु कहाँ पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। कल हम देखेंगे कि हमें भेड़ के उन बालों से ऊन कैसे प्राप्त होती है। एक लंबी प्रक्रिया है। आज हमने देखा कि जांतव तंतु क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऊन हमें किससे प्राप्त होती है, और रेशम की बात हम बाद में करेंगे। इसके साथ ही थैंक यू, आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।